जब किसी तनाज़े के दो या दो से ज्यादा फरीक टेबल पर बैठकर कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर अमल करते हुए गुफ्तगू करते हैं और मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत सामने आने वाले नतीजे को अपनी जीत करार देते हैं, तो इसे डील, सौदा, मुआहिदा या फिर अरेंजमेंट कहते हैं। फ्रीकैन इसे अपनी अपनी जीत करार देते हैं। डील और ढील में रिलीफ अदालतों से मिलता है, मगर रिक्वायर्ड आशीर्वाद से। नाज़रीन, माजी तो यही बताता है। मुल्क की तारीख में जनरल अयूब खान और इस्कंदर मिर्जा के दरमियान इक़्तिदार पर मुश्तरका कब्जे को पहली डील करार दिया जाता है। जब सेक्रेटरी दिफा इस्कंदर मिर्जा जनरल अयूब खान को कमांडर इन चीफ बनाए जाने की ना सिर्फ लॉबी करते हैं बल्कि मुकम्मल हमायत करते हैं, और इसके बदले जनरल अयूब खान इस्कंदर मिर्जा को 1958 में 1956 का आइन मुअत्तल करने और इक़्तिदार पर कब्जा जारी रखने में मदद देते हैं। 1951 से शुरू होने वाली ये डील इस्कंदर मिर्जा की तरफ से 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाए जाने और जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाने से होती हुई 27 अक्टूबर 1958 के दिन तक जारी रहती है। नाज़रीन, जब जनरल अयूब खान इस्कंदर मिर्जा को इक़्तिदार से बेदखल करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लेते हैं, हम सब वेबसाइट पर छपने वाली आर्टिकल में मारूफ सहाफ़ी इनाम अजीज लिखते हैं कि अयूब खान वैसे तो इस्कंदर मिर्जा के बहुत ज्यादा वफादार थे, लेकिन मुकम्मल इक़्तिदार से कौन कन्नी कतराता है। इनाम अजीज के मुताबिक 3 फौजी जर्नलों का एक वफ्द जनरल KM शेख, जनरल AK बरकी और जनरल मोहम्मद आजम खान ऐवान सदर रवाना किया जाता है। कहा जाता है कि इस वक्त ने इस्कंदर मिर्जा को उनकी बरतरफी के फैसले से आगाह किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो इसी वक्त अपने चंद कपड़े उठाएं और मुल्क से निकल जाने को तैयार हो जाएं। जब इस्कंदर मिर्जा ने हुज्जत करने की कोशिश की तो जनरल आजम खान ने अपना पिस्तौल निकाल लिया और कहा कि अगर ज्यादा ताखीर करने की कोशिश की तो ये पिस्तौल खामोश नहीं रहेगा। माजूल हुक्मरान इस्कंदर मिर्जा और उनकी अहलिया नाहीद मिर्जा को एक छोटे तैयारे में पहले क्वेटा और फिर वहां से एक और तैयारे में पहले ईरान और फिर बरतानिया भिजवा दिया जाता है। डील और ढील की ये कहानी दूसरी बार 1971 में उस वक्त दोहराई जाती है जब जनरल याया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो के दरमियान मुल्क दो लख्त होने के बाद डील होती है। जनरल याया खान इक़्तिदार से अलग हो जाते हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो ऑल पावरफुल हुक्मरान बन जाते हैं। कहा जाता है कि इस डील में एक बुनियादी नुक्ता यह था कि भुट्टो जनरल याया खान और उनके साथी जर्नलों के खिलाफ कोई बराह रास्त कार्रवाई नहीं करेंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क दो लख्त होने की वजूहात जानने के लिए हुमूद रहमान कमीशन तो बना ली, इसकी रिपोर्ट भी आई, लेकिन वो रिपोर्ट जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने सामने पेश होते साथ ही सील कर दी, क्योंकि डील के जामिन जुल्फिकार अली भुट्टो के करीबी समझे जाने वाले वो जर्नल थे कि जिन्हें जनरल याया खान के इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद अहम ओहदे दिए गए। ये डील का हिस्सा ही था कि जनरल याया खान को सिर्फ उनके अपने घर में नजरबंद कर दिया गया, जबकि उनके साथी जर्नलों में से किसी को कोई करार वाक़ई सजा भी नहीं दी गई। जुल्फिकार अली भुट्टो 5 जुलाई 1977 तक मुल्क पर हाकिम रहे। उनके इक़्तिदार और बादशाह जिंदगी का खात्मा जनरल ज़ियाउल हक ने किया। तीसरी डील की बाज़गश्त फिर जनरल ज़ियाउल हक की वफात के बाद उस वक्त सुनाई दी कि जब 2 दिसंबर 1988 को होने वाले इलेक्शन तो बेनज़ीर भुट्टो जीत गई, लेकिन उनकी हुकूमत उस वक्त तक कायम ना हो सकी कि जब तक बकौल सहाफ़ी हामिद मीर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से ये डील नहीं कर ली कि वज़ीर ख़ारजा साहबजादा याकूब अली खान और वज़ीर ख़जाना VA जाफरी होंगे। डील में यह भी शामिल था कि जनरल ज़ियाउल हक के ख़ानदान को कुछ नहीं कहा जाएगा। हामिद मीर के मुताबिक ये दोनों साहिबान उस वक्त के सदर गुलाम इसाक़ खान और एस्टैब्लिशमेंट के नामजद करदा थे। इसी डील में यह भी तय हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो सदर के इंतखाब में गुलाम इसाक़ खान की हमायत करेंगी, जबकि तहरीक बहाली जमहूरियत यानी कि MRD की जमातों ने नवाबजादा नसरुल्लाह खान को सदारती उम्मीदवार नामजद किया था। 1990 में बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत का खात्मा गुलाम इसाक़ खान ने कर दिया, हालांकि वो एक डील के नतीजे में ही सदर बने थे। फिर 1993 में बेनज़ीर भुट्टो और सदर गुलाम इसाक़ खान के दरमियान ये डील हुई कि अगर वो नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा करते हैं तो पीपल्स पार्टी उन्हें सदर बनाएगी। सदर गुलाम इसाक़ खान ने 58(2)B की तलवार का इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ की हुकूमत का धड़म तख्ता कर दिया, लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी ने गुलाम इसाक़ खान को डिच करते हुए फारूक लगारी को सदर बना दिया। सदर फारूक लगारी एस्टैब्लिशमेंट और बेनज़ीर भुट्टो दोनों के करीब थे, लेकिन फिर सदर फारूक लगारी और नवाज शरीफ के दरमियान एक खुफिया डील हुई और इस डील में सैयदा आबिदा हुसैन ने अहम तरीन किरदार अदा किया। 1997 में नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आजम बन गए। नवाज शरीफ इस कदर ताकतवर थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत और सदर फारूक लगारी को हटा दिया।
लेकिन फिर किस्मत की देवी सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल परवेज मुशर्रफ पर मेहरबान हुई और उनको आर्मी चीफ लगा दिया गया। नवाज शरीफ का ख्याल था कि परवेज मुशर्रफ मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे बल्कि एक अच्छे आर्मी चीफ होंगे, मगर फिर ऑल पावरफुल नवाज शरीफ की 2 तिहाई हुकूमत का खात्मा इस अंदाज में किया जाता है कि नवाज शरीफ को अटक किले में बंद करके मुस्लिम लीग नवाज का नामो निशान मिटा दिया जाता है। चूंकि जनरल जियाउल हक की जानिब से जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी गई थी, बैरूनी प्रेशर में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जाता है। जनरल परवेज मुशर्रफ दौर में वजीर आजम रहने वाले शौकत अजीज का मानना है कि मार्शल लॉ लगाए जाने के बाद मार्च 2000 में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान का दौरा महज इस वजह से किया था कि वो नवाज शरीफ की जान बचा सकें। बिल क्लिंटन के इस दौरे में नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के दरमियान डील की बुनियाद रखी जाती है और इसी दौरे के बाद परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ की जान बख्शी करने पर राजी होते हैं। पहले नवाज शरीफ को सजाए मौत देने की बजाय उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फिर सऊदी अरब, लेबनान और अमेरिका की मदद से नवाज शरीफ को दिसंबर 2000 में खानदान समेत बाहिफाजत सऊदी अरब जिला वतन कर दिया जाता है। कहा जाता है कि परवेज मुशर्रफ की जानिब से नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात जनरल परवेज मुशर्रफ के करीबी साथी तारिक अजीज कर रहे थे और उन्होंने ही दोनों के दरमियान डील में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, नवाज शरीफ की जिला वतनी के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ 2008 तक बिला शिरकत गैर इक़्तिदार पर काबिज रहते हैं। इस दौरान परवेज मुशर्रफ को पीपल्स पार्टी की तरफ से ज्यादा मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो पहले ही 1997 से जिला वतनी की जिंदगी गुजार रही होती हैं और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी भी अमीन फहीम की सरबराही में पीपल्स पार्टी और परवेज मुशर्रफ के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में 2004 में जेल से रिहा हो चुके होते हैं। 23 नवंबर 2004 को बीबीसी ने बेनज़ीर भुट्टो को एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि बेनज़ीर भुट्टो के बकौल आसिफ अली जरदारी की रिहाई से मुशर्रफ मुखालिफ तहरीक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हुकूमत कोई मुज़ाकरात करना चाह रही है तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं। हुकूमती नुमाइंदे उनके रुफ़काकार से मुसलसल राब्ते में हैं और मुज़ाकरात भी हुए हैं जो अभी तक बेनतीजा हैं। आसिफ अली जरदारी की रिहाई के बाद यह पहला मौका था जब बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल परवेज मुशर्रफ के मुज़ाकरात का इंकशाफ किया। यह वो वक्त था कि जब मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान इब्तदाई राब्ते इस्तवार हो चुके थे जो आगे चलकर मिसाक जमहूरियत की सूरत सामने आए। 2006 में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिसाक जमहूरियत होता है, मगर एक जानिब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज से मुज़ाकरात कर रही होती है तो दूसरी जानिब परवेज मुशर्रफ के साथ एनआरओ की डील भी जारी होती है। 2007 में परवेज मुशर्रफ और बेनज़ीर के दरमियान डील हो जाती है और डील में सदर परवेज मुशर्रफ के वर्दी उतारने के एवज तमाम केसेस का खात्मा शामिल होता है। इस डील में वतन वापसी शामिल नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो वापस आती हैं और जब वो वापस आती हैं तो नवाज शरीफ को वतन वापसी का जवाज मिल जाता है और वो भी पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और बेनज़ीर भुट्टो शहीद कर दी जाती हैं। 2007 में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक का आगाज होता है। हालात कशीदा होते हैं और यहां एक बार फिर डील की बाज़गश्त सुनाई देती है जब जनरल परवेज मुशर्रफ फौजी वर्दी उतारने पर राजी होते हैं। जनरल इशफाक परवेज कियानी को चीफ आर्मी स्टाफ तैनात कर दिया जाता है। जनरल परवेज मुशर्रफ 2008 इंतखाबात के बाद इक्तदार से इस शर्त पर अलहदा हो जाते हैं कि उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई केस नहीं बनाया जाएगा और होता भी ऐसा ही है। वो पुरसकून जिंदगी गुजारते रहते हैं। जजेस बहाली की तहरीक में नवाज शरीफ लाहौर से मार्च लेकर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते हैं और जनरल इशफाक परवेज कियानी जब जजेस की बहाली की यकीन दहानी करवाते हैं तो मार्च रस्ते में ही रोक दिया जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जजेस बहाली भी एक डील के तहत हुई कि जिसके बदले जनरल परवेज कियानी को मुद्दत मुलाजमत में तोसी और पीपल्स पार्टी को 5 साल इक़्तिदार मिलता है। 2017 तक मामलात चलते रहते हैं और फिर नवाज शरीफ को नैब केसेस में सजाएं सुनाकर 2018 इलेक्शन से फकत 15 दिन कबल वतन वापसी पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2018 इलेक्शन से कबल भी यह कहा गया कि इमरान खान को एक डील के नतीजे में वजीर आजम बनाया गया है क्योंकि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद दोनों अपने अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। लेकिन फिर 2019 को मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवा दिया जाता है। कुछ लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन रवानगी को भी डील का नाम देते हैं क्योंकि मियां नवाज शरीफ की रवानगी के फौरी बाद जनरल कमर जावेद बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी दे दी जाती है और वो 2022 तक 3 साल के लिए आर्मी चीफ बन जाते हैं। इसी तरह जब 2024 के हालिया इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे थे तब भी डील की बाज़गश्त सुनाई दी गई। कहा गया कि नवाज शरीफ डील के तहत वापस आ रहे हैं। जहां 90 की दहाई को डेकेड ऑफ डील्स करार दिया जाए तो गलत ना होगा। वहीं मुल्क की सियासत में अगर डील और ढील का कैरेक्टर ना हो तो सियासी तारीख हमारी मुकम्मल नहीं होती। ना पहले कभी किसी ने डील या ढील को माना है और ना कभी आज कोई भी मानेगा।
वाज़े तौर पे खान साहब कल कह चुके हैं कि अगर खान साहब जेल में हैं तो वो किसी डील की नतीजे में न बाहर आएंगे न किसी डील की नतीजे में इस केस का फैसला डिले होना चाहिए। हमारा भाई 1.5 साल से ज्यादा हो गया वो जेल में बैठे हुए हैं। क्या बैकडोर अगर करना होता तो उनको पहले दिन नहीं कर देना चाहिए था कि मेरे सामने 200 केसों का पहाड़ है, मैं डील करता हूँ बैकडोर से और बाहर निकल जाता हूँ।